हेलो जी, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, सभी को राम राम, नमस्ते। मैं राकेश आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आपको यहाँ पर मैथ के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन विद कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा, जो आपको आपके एग्ज़ाम में, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आपको 1 नंबर दिलाने में आपकी सहायता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया है जिसमें हमें पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, जिसमें हमारे पास पी अनुपात क्यू 8:15 और क्यू अनुपात आर 3:2 दिया हुआ है। तो चलिए निकालते हैं। पी क्यू आर, पी क्यू 8:15 और क्यू आर 3:2 दिया गया है। तो क्या करते हैं, जहाँ पर यह खाली जगह दिखी है यहाँ पर हमें इसको भरना होता है। जैसे यहाँ पर 15 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, 8 तिया 24, 15 तिया 45 और 15 दूनी 30। अब हमें देखना है कि यह क्या है, किसी के पहाड़े पर कट जाता है। हाँ जी, बिल्कुल कट जाता है, 3 के पहाड़े पर कट जाएगा। 3 अट्ठे 24, 15 तिया 45 और 3 दया 30। अभी 8, 15 और 10, देखो ये ऑप्शन बी, ये पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब चलते दूसरा क्वेश्चन करते। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, जिसमें हमारे पास यदि एक मात्रा को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो बड़ा भाग 75 है। मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से निकाला, हमें क्वांटिटी निकालनी है। तो इस जो हमारे पास दिया इसको मान लेते हैं ये 3x और प्लस 5x इज इक्वल टू 8x। हमें 8x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी है हमारे पास और यही हमें निकालनी है। तो उन्होंने बोला है कि बड़ा भाग 75 है। इसका मतलब जो बड़ा भाग यानी कि ये जो 5 है, इसकी वैल्यू हमारे पास 75 दी गई है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 75 डिवाइड बाई 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 15 5 75, 15 आ जाएगी। ठीक है, और हमें निकालनी किसकी है, 8x की वैल्यू निकालनी है। 8 इंटू में 15, 120। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब इसको करते हैं। एक किसी शहर की जनसंख्या 2 साल बाद 4,32,000 होने का अनुमान है। यदि जनसंख्या वृद्धि 20% प्रति वर्ष है तो वर्तमान जनसंख्या क्या है। तो हमें वर्तमान जनसंख्या निकालनी है, तो उसको हम x मान लेते हैं कि हमारे पास जो वर्तमान जनसंख्या है वो x है और इसका 20% हर साल बढ़ रही है। तो 20% यानी 100% होता है, उसमें 20% की वृद्धि यानी कि 120%। तो ये 120 हो जाएगा। 2 साल तक बढ़ेगी तो 2 साल कर लेंगे और कितनी हो जाती है, 4,32,000। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे जिस पे कटेगा। जैसे ये यहाँ से ये वैल्यू कट जाएगी और यहाँ से ये वाली 0 कट जाएगी। अब ये 12 के पहाड़े पे कट जाएगा, ये कटेगा 12 तिया 36, 12 छिक्के 72 और ये 3 0 पीछे आ जाएंगे। उसके बाद ये फिर एक 12 हो रहा है हमारे पास, 12 तिया 36, ये 3,000, 3,000 और 2 0 यहाँ पर है तो कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, 3 लाख। चलिए दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। किसी श्रमिक की दैनिक मजदूरी प्रति सप्ताह 20% बढ़ जाती है, लेकिन उसके द्वारा प्रति सप्ताह काम करने के घंटों की संख्या में 20% की गिरावट आती है। अगर वह मूल रूप से 500 रुपये प्रति सप्ताह प्राप्त कर रहा था तो अगले सप्ताह उसे कितना मिलेगा। 20% का मतलब आप सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि 20% का मतलब होता है 1/5। तो वो बोल रहा है बढ़ गई है, तो बढ़ गई मतलब पहले 5 रुपये थे अब 6 रुपये हो गया और दूसरी बारी में वगैरह गिरावट होगी यानी कि 5 रुपये थे 4 रुपये हो गए हैं। तो यहाँ पर 25 और यहाँ पर 24। वो कह रहा है कि जो पाँच वह मूल रूप से 500 रुपये प्रति सप्ताह कमाता था, यानी कि इस 25 की वैल्यू हमारे पास 500 रुपये दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500/25, 25 दूनी 50 यानी कि 20 आ गया।
तो अब उसने पूछा कि अगले सप्ताह उसे कितना मिलेगा। पहले सप्ताह 25 मिल रहे थे, अगले सप्ताह 24 मिलेगा। तो 24 को 20 से गुणा करने पर 24 दूनी 48 यानी कि 480 रुपये मिलेगी। भी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए अपने माल को लागत मूल्य से 20% ऊपर ट्रेडमार्क करता है। यदि वह नकद भुगतान के लिए 5% की छूट देता है तो लेन देन के लिए उसका लाभ प्रतिशत निकालें। तो क्या करना है, लागत मूल्य 20% ऊपर ट्रेडमार्क करता है, यानी कि अगर हम बोलें कि सीपी, एमआरपी और एसपी। सीपी कितना है, 100 रुपये था। वो कह रहे हैं कि 20% बढ़ाकर उसका एमआरपी काउंट करते हैं, यानी कि 120 रुपये। और वो कहता है कि अगर वह 5% की छूट दे तो 5% एमआरपी पे छूट देगा। तो अगर हम 5% की छूट दें, 120 का 5% निकाल लें तो कितना आता है, 120 का 5%, 20 छिक्के 120, 20 पंजे 100, 5 से 5 घट यानी कि 6 रुपये। तो 6 रुपये कम में बेचेगा, यानी कि कितने की बेचेगा, 114 रुपये की। तो पहले 100 की थी, अब 114 की बेच रहा है, तो कितने का डिफरेंस है, यानी 14, यानी कि 14% की लाभ होएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 144 टीन के डिब्बे बेचने से राम को 6 डिब्बों के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है। यदि डिब्बों की कुल लागत 7,200 रुपये है तो एक डिब्बे का विक्रय मूल्य क्या है। तो चलिए निकाल लेते हैं। वह कह रहा है कि 144 डिब्बे, 144 डिब्बे और 6 डिब्बों के विक्रय मूल्य नुकसान हो रहा है, यानी कि नुकसान यानी कि घाटा। अगर उसको लाभ करना है तो ये इसमें प्लस करने पड़ेंगे। तो कितना आ जाएगा, 150। तो कह रहा है कि 150 जो है मेरे पास डिब्बे हैं और उनकी कीमत कितनी है, 7200 रुपये। तो 7200 रुपये हैं और 150 डब्बे हैं, तो कितनी कीमत आएगी, ये आ जाएगा 15 चौके 60 और 15 अट्ठे 120, यानी कि 48 रुपये इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि समय 8 वर्ष से बढ़ने पर 1500 रुपये पर साधारण ब्याज में 30 रुपये की वृद्धि हो जाती है तो प्रतिवर्ष प्रतिशत क्या होगा। यानी कि 8 साल में कितने रुपये बढ़ रहे हैं, 30 रुपये बढ़ रहे हैं। तो एक साल में कितने बढ़ेंगे, 30/8। तो काट लेते हैं, 8 या 24, ये बच गया 6, 8 7 56 और 8 पंजे 40, यानी कि एक साल के हमें 3 रुपये 75 पैसे मिल रहे हैं। एक साल के 3 रुपये 75 पैसे मिल रहे हैं। तो वो कह रहा है कि 1500 रुपये साधारण ब्याज प्रतिवर्ष प्रतिशत की दर निकालनी है। अगर दर निकालनी है हमें, एक साल का अगर हमें 3 रुपये 75 पैसे मिल रहा है तो परसेंटेज निकाल लेते हैं। 3 रुपये 75 पैसे कितने के ऊपर, 1500 रुपये के ऊपर, इंटू में 100 आ जाएगा। यहाँ से अगर इसको काट देंगे हम तो इसके नाम के डबल जीरो नीचे आ जाएगी, 100 से 100 कट जाएगा। और ये काट देते हैं इसको, ये कटेगा 25 छिक्के 150, 60 पे। और ये कट जाएगा 25 एकम 25 और 12, 25 पंजे 125, 5 तिया 15, 12 पंजे 60, 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये आ जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब होता है 0.25%। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उन पूरे वर्षों की कम से कम संख्या ज्ञात करें जिन्हें 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि दुगने से अधिक होगी, दुगने से अधिक होगी। तो जैसे कोई धनराशि है, 100 रुपये थी हमारे पास और इसको कह रहा है कि 2 गुने से अधिक, 2 गुने से अधिक यानी कि 200, 200 से ज़्यादा होना चाहिए हमारे पास। तो 200 से ज़्यादा कब आएगा,
कि अगर हम मान लेते हैं कि 20% एक साल का है, तो आपको एक फार्मूला तो आता ही होगा। आपने अगर वो पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। ये फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100। तो इसमें वैल्यू रखनी होती है हमें 20% की। जी 20% है हमारे पास, तो यहाँ रखेंगे 20, यहाँ पर 20 और यहाँ पर भी 20। तो 20 और 20 40 आ जाएगा, और यहाँ पर 20 रखेंगे तो 2 दिन 4 आ जाएगा, यानी कि टोटल कितना बन जाएगा 44 बन जाएगा। तो ये 2 साल का बन गया। तो अगले 2 साल का भी 44 बन जाएगा। तो 44 और 44 एक साइड 44 रखेंगे, फिर 44 रखेंगे, फिर इंटू में 44 इंटू 44 कर देंगे और बटे में 100 कर जाएंगे। तो ये आ जाएगा 88। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 44 का 44 का क्या होता है 1936 होता है 1936, यानी कि इसमें 88 में 19 और जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 16 17 और 10, ये हो गया। तो यानी कि कितने साल में 4 साल में हमारे पास जो है 101 से राशि ऊपर बढ़ गई है। तो इसका आंसर क्या आएगा 4 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमन ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए 16,000 रुपये की राशि का निवेश किया। परिपक्वता पर 17,640 रुपये की राशि प्राप्त की। ब्याज दर की ज्ञात निकालिए। तो 16,000 रुपये थे, 17,640 रुपये हो गए कितने साल में 2 साल में। तो कितने रुपये ब्याज मिला उसको 1640 रुपये। कितने पे 16,000 रुपये। 1640 इंटू में 100 कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी और ये कट जाएगा किस पे 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 एकम 4 और ये कट जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12.5, यानी कि 12.5% जो है टोटल उसको 2 साल का 12.5% ब्याज मिला। तो 12.5% कब मिलेगा 2 साल का ब्याज। तो मैंने अभी आपको एक बताया था कि ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगता है इसमें। तो देखो कि अगर मैं 4 और 4 को रख दूँ, 4 प्लस 4 प्लस 4 इंटू 4 बटे 100, तो 4 और 4 8 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमें कितना निकालना है 12.5% निकालना है। तो 400 तो चलेगा ही नहीं इसमें। तो हम क्या करेंगे, हम 5 रख के देखेंगे। तो 5 रख लेते हैं, 5 प्लस 5 इंटू प्लस 5 इंटू 5 बटे 100। तो 5 और 5 10 और यहाँ पर कितना बचेगा 2.5। तो यानी कि 12.5%, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 1 साल का ब्याज दर होगी वो 5% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी से दुगना अच्छा काम करने वाला कामगार है। साथ में वे एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेले कितने काम में पूरा करेगा। चलो करते हैं इसको सोल्व। तो ये ए है मेरे पास और ये बी है, और ए जो है बी से दुगना काम अच्छा करता है, यानी कि ये 2 और ये 1। टोटल काम कितना हो जाएगा, यदि वो मिलके एक काम को 18 दिनों में पूरा करते हैं तो टोटल काम कितना आ जाएगा हमारे पास 18 × 54, यानी कि टोटल काम 54 आ जाएगा। तो ये ए अकेला कितने दिनों में उस काम को करेगा। तो ए कितना है 2 है, तो कितना आ जाएगा 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी कि टोटल 27 दिन में उस काम को कर देगा। चलो दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 पुरुष 4 महिलाओं के बराबर, 4 महिलाएं 6 लड़कों के बराबर और 8 लड़के 10 लड़कियों के बराबर कमाते हैं। यदि कोई लड़की एक दिन में 50 रुपये कमाती है तो एक पुरुष की कमाई निकालनी है हमें। तो हमें लिख दिया गया है कि जो एक लड़की है वो 50 रुपये कमाती है एक दिन में। तुम्हारे पास कितनी लड़कियां हैं 10 लड़कियां हैं। तो यानी कि एक लड़की 50 कमा रही है तो 10 लड़कियां कितने कमाएंगी 500 रुपये कमाएंगी। कैसे 10 गुणा 50, तो कितना आ जाएगा 500 रुपये आ जाएगा। तो अब देखो कि ये 10 लड़कियां जो हैं वो 8 लड़कों के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये 500 रुपये हैं वो 8 लड़के मिल के कमाते हैं, 500 रुपये कमाते हैं। तो अगर 8 लड़के 500 रुपये कमाते हैं तो एक लड़का कितने कमाएगा
500/8। और हमारे पास कितने लड़के हैं यहाँ पर 6 लड़के हैं, तो 6 लड़कियों की वैल्यू निकालने के लिए हमें गुना में 6 कर देते हैं। अब 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 2 तिया 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 375 रुपये। जब इसके 125 तिया 375 होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो 6 लड़के हैं वो 4 महिलाओं के बराबर हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 375 रुपये हैं वो 4 महिलाओं के हैं। तो और 4 महिलाएं किसके बराबर हैं? 4 महिलाएं 3 पुरुषों के बराबर हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 375 रुपये हैं वो 3 पुरुष भी इतने रुपये ही कमाते हैं, क्योंकि वो 4 महिलाओं के बराबर है। तो एक एक व्यक्ति कितना रुपये कमाएगा? अगर हम कहें कि 3 व्यक्ति 375 रुपये कमाते हैं, तो एक कितना कमाएगा? बटे में 3 चला जाएगा, तो 3 से काट देंगे इसको। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। यानी कि एक व्यक्ति की कितनी कमाई है? 125 रुपये। तो क्या आंसर आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो वर्गों के विकर्ण 3:2 के अनुपात में यदि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो जैसे विकर्ण, अगर तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास स्क्वायर होता है उसका जो विकर्ण होता है मूला होता है a√2। ये फॉर्मूला होता है, इससे भी निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको सीधी आपको ट्रिक बताऊं कि जब भी दो वर्गों के विकर्ण दिए हो और आपसे क्षेत्रफल पूछा हो, तो कुछ नहीं करना होता है, इसका और इसका स्क्वायर कर दो। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको ऐसे पुट करके देखेंगे तब भी आपका आंसर यही बनेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ये फॉर्मूला होता है वर्ग के विकर्ण का क्षेत्र फॉर्मूला होता है। अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तब भी ऐसे ही आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 12 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुभुज का जो विकर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है एक्स मान लो, या फिर चाहे इसको एन मान लो, एन -3 डिवाइड बाय 2। तो एन कितनी है? एन मतलब भुजाएं, तो 12 दिए हैं। 12 इंटू में 12 में से 3 गए, 9 डिवाइड बाय 2, 2 छिके 12 और 6 निमे 54। तो क्या आंसर आ जाएगा? 54 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए सभी ट्राई करेंगे। वीडियो को पुश करके आप जो है इसको ट्राई कर सकते हैं। और अगर कोई भी पहली बार मेरे चैनल पे है तो उसको लाइक करने और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या के एक वृत्त के अंदर एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 4 सेंटीमीटर वाला एक हम जो है एक वृत्त बना लेते हैं। ये एक वृत्त है और इसके अंदर जो है एक वर्ग है, तो ये वर्ग बना लेते हैं हम इसके अंदर। ये वर्ग आ गया हमारे पास। ये वर्ग आएगा और ये इसकी त्रिज्या कितनी है वृत्त की? 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या यहाँ से ये त्रिज्या होती है। अगर ये त्रिज्या है तो ये इधर भी ये पूरा का पूरा डायमीटर हो जाएगा, यानी कि ये 4 है तो ये भी 4 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो क्या है विकर्ण, ये इसका स्क्वायर का विकर्ण बन गया। तो ये कितना हो गया? 8 हो गया। तो हमारे पास क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है हमारे पास। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? जो विकर्ण होता है विकर्ण, उसका स्क्वायर और डिवाइड बाय 2। तो 8 का स्क्वायर यानी कि 8 इंटू 8 और डिवाइड बाय 2। तो 2 से काट देंगे, 2 चौके 8, 8 चौके 32। तो क्या आंसर आ जाएगा? 32 स्क्वायर। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा। भोपाल के लिए 2 रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 9 बजे से और 8 बजे से 8:30 बजे से चलती है, क्रमशः 90 और 80। तो क्या करते हैं, जैसे यहाँ से एक ट्रेन यहाँ से चलेगी, दो ट्रेनें हैं, एक चलेगी 9 बजे, एक चलेगी 8:30 बजे। ये वाली चलेगी 90 के हिसाब से और ये चलेगी 80 के हिसाब से। तो अब उसने कहा है कि दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर वो एक साथ रहेंगी, यानी कि हमें दूरी निकालनी है। दूरी निकालने के लिए पहले हमें टाइम निकालना पड़ेगा। तो स्पीड हमारे पास कितनी है? ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं
अगर जब भी एक ही दिशा में जाते हैं तो उनकी स्पीड जो होती है वो घट जाती है, यानी कि 90 माइनस 80 इज इक्वल टू 10, ये आ जाएगा। और ये 9 बजे चली है और ये 8:30 बजे चली है, तो जब 9 बजेंगे तो ये आधा घंटा कवर कर चुका होगा, और 1 घंटे में 80 चल रही है, तो आधे घंटे में कितना चलेगी, 40 चलेगी। और 40 चलेगी और कितने की स्पीड से, 10 की स्पीड से, तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि 4 घंटे इसको लगेंगे। 9 बजे से, जो 9 बजे ट्रेन चली है उसको, इसको इसके पास पहुंचने में 4 घंटे लगेंगे। लेकिन हमसे क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस का निकालने क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 90 और टाइम कितना है 4 घंटे, तो टोटल कितना आ जाएगा 360, यानी कि 360 किलोमीटर के बाद वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक कार की औसत गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। चालक पहले इसकी औसत को 40% घटाता है और फिर 50% बढ़ा देता है, तो अब नई औसत क्या होगी। तो देखते हैं, कुछ भी नहीं करना। जैसे ये 75 है, पहले 40% घटाते हैं, 40% घटा यानी कि 60/100 कर देता है, और फिर कहते हो 50% बढ़ा देता है, यानी कि 50%, यानी कि 150/100 कर देता है। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। 25 दिया 75 और 25 चौके 100, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 15 तिया 45 और 45 तिये 45 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 पंजे 15 और 4 तिये 12 और 1 13, 135 आ गया। नीचे हमारे पास 2 भी है, तो 2 से डिवाइड कर दो उसको, 2 छिके 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी कि कितना आ जाएगा 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी स्थिर पानी में 3 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकता है। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर है तो उसे 10 किलोमीटर की धारा की दिशा में और वापस आने में टाइम कितना लगेगा। तो हमारे पास ये स्थिर पानी कहा गया हमें, तो धारा का वेग यानी कि करंट, धारा को करंट बोलते हैं। करंट कितना है हमारे पास 2, और स्थिर पानी में कितना है 3। तो अब एक होता है इसमें अपस्ट्रीम होता है, आपने सुना भी होगा, और एक होता है डाउन स्ट्रीम। तो जब अपस्ट्रीम जाते हैं, यानी कि हम धारा के साथ जाते हैं, तो दोनों प्लस होते हैं, और जब हम धारा के विपरीत आते हैं तो दोनों माइनस होंगे, यानी कि एक बार 3 और 2 5 हो जाएगा, और एक बार 3 में 2 गए 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर आना, यानी कि टोटल कितना हो गया 20 किलोमीटर। टोटल कितना हो गया 20 किलोमीटर हो गया, यानी कि पहले 5 के हिसाब से जाएगा और अगला 10 के हिसाब से जाएगा, और टोटल टाइम निकालना हमने, तो क्या करेंगे 5 दूनी 10, यहाँ से 10 यानी कि 2 आ जाएगा, और 1 से 10 काटेंगे तो यहाँ से 10 का 10 बच जाएगा, यानी कि 10 घंटे इसको लगते हैं और 2 घंटे इसको लगते हैं। टोटल टाइम कितना आ जाएगा 10 और 2 12, यानी कि टोटल 12 घंटे में जो है वो अपना टाइम निकाल लेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें आपको एक्स वाई जेड की जो है वैल्यू निकालनी है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या रखें। तो आप 0 से लेकर 9 तक कोई भी वैल्यू एज्यूम करें और इसमें फिट कर दें, और उन सब को टोटल करके जिसका भी जोड़ 1144 बनेगा, तो एक्स वाई जेड की जो है वो आपकी वैल्यू निकल जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप घर खुद से ट्राई कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 33p को 3 से विभाज्य जाए तो p सबसे बड़ा मान क्या ले सकता है। यदि जो है 3 अगर 3 से डिवाइड है, तो मैं 3 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या वैल्यू रखूँ जो है वो 3 से डिवाइड हो जाए, और वो भी
सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी तो है लास्ट में 0 से लेके अगर हम 9 तक चले तो सबसे बड़ा तो 9 ही होता है, तो हम इसमें 9 ही पुट करेंगे। तो 3 तिया 9, क्योंकि ना तो 2 कटता है, ना 8 कटता है और ना 5 कटता है, तो सिर्फ बचा क्या 9, तो 9 ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 153698 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका वो निकाल लेंगे, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको इकाई के अंक से खेलना आना चाहिए। तो जैसे इसका इकाई का अंक 8 है और इसका इकाई का अंक 3 है, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 या 24, यानी कि लास्ट में क्या आएगा, 4 बचेगा। और 4 5 से छोटा होता है, तो यही जो है इसका शेषफल बचेगा। तो ये आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या जो 55 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 55 क्या होता है, यानी कि 55 के अगर हम फैक्टर देखें तो 11 के पहाड़े पे आता है, कि 11 और 5 के पहाड़े पे, तो कोई भी जो है वैल्यू 5 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो ये तो पहले ही कट गया, क्योंकि ये 5 से डिवाइड नहीं होएगा। 11 से तो हो जाएगा लेकिन 5 से नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उसने कहा हमको बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी निकालने के लिए हमारे पास 11, 11 का क्या होता है कि जो ओड नंबर और जो इवन नंबर होता है उनका टोटल जो है वो या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो कर लेते हैं, जैसे ये 99 है, 9 और 5 14, और 9 और 5 14, और इनका जो है डिफरेंस कितना है, 0 है। तो और ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि पीछे 5 है तो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। एक आदमी अपने कंप्यूटर से 500 से 700 तक के अंक टाइप कर रहा है, वह कितनी बार अपने कंप्यूटर की संख्यात्मक कुंजियों को दबाता है? तो आपको पता होगा कि जो 101 से लेके अगर मैं 700 तक चलूँ तो मेरे पास कितने अंक कितनी काउंटिंग आएगी? तो 100 200 300 700, 700 में तो 100 हमने पहले माइनस कर दिया, यानी कि 600 और एक ये, यानी कि टोटल कितने बन जाएंगे, 601 बन जाएंगे। लेकिन कितने अंक वाला है, 1 2 3, 3 अंक वाला है, तो इंटू में 3, तो टोटल कितना आएंगे, 6 3 18, 1801 आ जाएंगे। ये आ गए 101 से सॉरी 100 से बाद के, ये 100 से बाद के आ गए, यानी कि 3 अंक वाले इतने आ जाएंगे हमारे पास। तो अब हमें 2 अंक वाले निकालने हैं। 2 अंक वाले कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से लेके 99 तक। तो 10 ये निकाल दिया, एक वो निकाल दिया, यानी कि कितने निकाल दिया हमने इसमें से, 11 निकाल दिए। तो 10 से लेके 99 तक, तो 9 से इसमें हमने पीछे निकाल दिया 9, और इसमें से एक 10 निकाल दिया टोटल, यानी कि कितने बनेंगे, 90 बनेंगे। और ये कितने के होंगे, 2 के होंगे, यानी कि 180 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और वो कह रहा है कि 5 से लेके 170, यानी कि 5 से 9 तक कितने वर्ड बैठते हैं, ये बैठते हैं 5 6 7, 5 6 7 8 9, 5 ये बैठेंगे, यानी कि 5 और जोड़ देंगे, तो 185 और जोड़ दो 1801 में। उन्नीस सौ छियासी आ गया। अब देखो कि इसमें ये 3 आएगा यहाँ पर, ये 3 एकम 3 3 जीरो से, तो ये 2 और आ जाएगा, यानी कि 1988 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी संख्या का पता लगाएं जो 91 से घटाकर इसे पूर्ण वर्ग बना दिया जाए। तो अगर आपको वर्ग आते होंगे तो आपको पता होगा जो 95 होता है, 95 का स्क्वायर कितना होता है, तो कुछ नहीं करना, ये लास्ट के 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और इससे आगे कौन सा होता है, 10, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 25, यानी कि ये 95 का होता है, 90 25। हमारे पास क्या है, 91 है, और हमें चाहिए क्या, 90 25 चाहिए। तो 91 से अगर हम 90 25 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 75, यानी कि यही इसका आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
दो संख्याओं का औसत m है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो है a और n है और इनका औसत है मेरे पास m, तो इनकी जमा कितना आ जाएगा, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि a प्लस m इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2m। वो कह रहा है कि अगर एक n है, यानी कि अगर ये n है तो ये a इधर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, अदर नंबर क्या बचेगा, ये बचेगा n इज इक्वल टू 2m माइनस a। तब देख लो कि 2m बड़ा कौन सा है इसमें, यानी कि ये 2m माइनस 1, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। आप कोई भी संख्या मान सकते हैं, मैंने an मानना है तो आप कुछ मानो। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन, 48m प्लस 48n इज इक्वल टू 2880, तो m और n का औसत क्या है, तो औसत कुछ भी नहीं, क्या लिखा है हमारे पास 48m प्लस 48n इज इक्वल टू 2880, ये हमारे पास लिखा है। तो औसत के होता है दोनों का जोड़ और उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अगर मैं 48 जो है यहाँ से कॉमन ले लूँ, क्योंकि यहाँ पर भी 48, यहाँ पर भी 48 है, और यहाँ पर और इधर क्या आ जाएगा 2880, तो काट देते हैं इसको, 12 चौके 48, 12 दूनी 24, 12 चौके 48, और फिर 4 पे कट जाएगा, 4 छिके 24, 60। तो m प्लस n इक्वल टू 60, अगर मैं इसको एवरेज बनाऊँ तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 60 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30, 30 इसका आंसर आ जाएगा। तो थैंक यू, शुक्रिया आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और हाँ, अगर आपको कोई से भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।